गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सोशल साइंस चैप्टर नंबर 13, इसके आगे की वीडियो में हमने भारत के साथ जुड़े स्थलीय सीमा से जुड़े देश और समुद्रीय सीमा से जुड़े देश तथा भारत के राज्य और राजधानी के बारे में चर्चा किए थे। अब हम आगे देखेंगे कि भारत का दक्षिणी किनारा कहाँ पर आया हुआ है और उसे क्या कहते हैं तथा भूस्तरीय संरचना क्या है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत का जो दक्षिणी किनारा है, भारत का दक्षिणी किनारा को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और वो इंदिरा पॉइंट भारत के श्रीलंका के और नीचे जाए अर्थात 6.45 डिग्री अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का दक्षिणी पॉइंट या दक्षिणी किनारा किसे कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, किस अक्षांश पे आया है, तो 6.45 पर आया हुआ है। वर्ष 2014 में आए सुनामी में जलमग्न हो गया था इंदिरा पॉइंट, यानी पानी के अंदर पूरा डूब गया था सुनामी में। इसी के साथ अंडमान निकोबार के भी कई टापू समुद्र में डूब गए थे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर क्या आया हुआ है, तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वो 2004 के सुनामी में डूब गया था। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार के कई टापू भी समुद्र में डूब गए थे। इसके बाद भूस्तरीय रचना या भूस्तरीय संरचना। ठीक है, तो भारत की भूस्तरीय रचना किस प्रकार हुई। ठीक है, तो भूस्तरीय संरचना या भूगर्भिक संरचना, तो भू का अर्थ होता है धरती और गर्भिक का अर्थ होता है गर्म। ठीक है, तो उसे कहते हैं भूगर्भिक संरचना। भारत के वर्तमान भूपृष्ठ का स्वरूप पृथ्वी की भू संचलन प्रक्रिया और बाह्य हलन चलन का परिणाम है। भारत में आज जो पर्वत, पठार, खाइयाँ, समुद्र देखने को मिलते हैं वो भू संचलन की प्रक्रिया और बाह्य हलन चलन के कारण हैं। इन दोनों परिबलों का विनाशक और रचनात्मक असर देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी विनाश होता है, कुछ नए पर्वतों का, समुद्रों का रचना होती है। ठीक है, किसके कारण, तो भू संचलन प्रक्रिया और बाह्य हलन चलन के कारण। ठीक है, विनाश भी होता है, रचनात्मक असर दोनों देखने को मिलते हैं। पृथ्वी की संरचना संबंधी जानकारी जो है वो अत्यंत रोचक है। ठीक है, जानने की इच्छा हो इस प्रकार है। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी, ठीक है, ऊपरी पपड़ी मतलब जो ऊपर का भाग है, उसके नीचे रहे स्थनोस्फीयर के अर्धद्रवित चट्टानों के ऊपर तैर रही है। ठीक है, अर्धद्रवित चट्टान, तो भूगर्भिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर काफ़ी किरणोत्सर्गी प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है और उसके अंदर जो चट्टान होती है वो एकदम लावे जैसी तपने लगती है और वो फिर प्रवाहित हो जाती है, जिस प्रकार जल प्रवाहित है। ठीक है, लिक्विड जो भी होता है वो प्रवाहित होता है, तो चट्टानें भी गर्म होने के कारण, लावे जैसी होने के कारण वो द्रवित हो जाती है, बहने लगती हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किरणोत्सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है, जो द्रवित चट्टानों में संवहनिक तरंगें उत्पन्न करके भूपृष्ठ
की तरफ जाने का प्रयत्न करती है। अधिक गर्मी होने के कारण वो धरती के ऊपर बाहर आने का प्रयत्न करती हैं। भूकवच की तरफ उत्पन्न होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं। जब तरंगें ऊपर आती हैं, ठीक है, तो जो ऊपरी परत है वो फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में इधर उधर विभाजित हो जाती हैं, जिसे मृदावरणीय प्लेट या लिथोस्फीरिक प्लेट कहते हैं। ऐसी 7 मुख्य भूसंचलनीय प्लेटें हैं। ठीक है, 7 प्लेट हैं। जैसे कि आप देखोगे तो एक है पैसिफिक प्लेट, जिसे प्रशांत महासागर प्लेट कहते हैं। ये रहा एक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक या प्रशांत महासागर, ये पहला एक प्लेट हुआ। ठीक, दूसरा उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। तीसरा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। चौथा है यूरेशियन प्लेट। पांचवा है अफ्रीकन प्लेट। छठा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सातवां अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, ये रही अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 प्लेटों में विभाजित हो गया। कुछ जगहों पर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, कुछ जगहों पर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जिन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। ठीक है, अपसारी प्लेट, ये 2 प्लेट, 1 2, लेकिन ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, एक दूसरे से वो दूर हो रही है, जिन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। जबकि कुछ एक दूसरे के नज़दीक आ रही है। देखिए यहाँ पर एक प्लेट ये रही है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, जिन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। तो ये जो अपसरण है और अभिसरण की क्रिया से भूपृष्ठ का स्तर भंग होता है। ठीक है, इसका जो संतुलन होता है वो बिगड़ता है और गर्त पड़ने लगती है, खाइयाँ पड़ने लगती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकारों और परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाने की ये परस्पर प्रतिक्रिया ही पृथ्वी की सभी भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जब ये विपरीत दिशा में प्लेटें खिसकती हैं या परस्पर एक दूसरे के आसपास आती हैं, तब भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं होती हैं। ठीक है, यानी सरकती या खिसकती ये प्लेटें या सरकती हैं या खिसकती हैं, तो ये प्लेटें जहाँ एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं वहाँ पर्वत का निर्माण का कारण बनती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जब टकराती, जैसे ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो वहाँ पर पर्वत के निर्माण का कारण बनती है। प्लेटें जहाँ एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, ठीक है, जैसे ये एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं, तो वहाँ पर महाद्वीपों और महासागरों में दरारों का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खिसकते रहते हैं। इस प्रकार की प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहते हैं। ये देखिए तीसरा है रूपांतरित प्लेट। ठीक है, तो महाद्वीप निरंतर हमेशा खिसकते रहते हैं, तो इसे रूपांतरित प्लेट कहते हैं। तो इस प्रकार 7 प्लेटें दी गई हैं। कौन कौन सी 7 प्लेटें आपको याद रखना है? ये आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, फिर ये तीसरा क्या है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, ये 7 प्लेटें आपको याद रखना है। तथा अपसारी प्लेट किसे कहते हैं और अभिसारी प्लेट किसे कहते हैं? तो कुछ जगहों पर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हो तो उसे
अपसारी प्लेट कहते हैं। जहाँ पर एक दूसरे के नज़दीक आती है उसे अभिसारी प्लेट कहते हैं। और जो महाद्वीप निरंतर हमेशा खिसकते रहते हैं, इस प्रकार की प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्लेट देख लिए। इसके बाद है, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। ठीक है, किसका भाग था? गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था भारत। इस विशाल भूखंड में आज का जो दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है, उसका समावेश होता है। ठीक है, कौन सा? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो 4 प्लेटें दी गई हैं, इनका आज के समय में समावेश होता है। कालांतर में गोंडवाना लैंड अलग होकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तरी तरफ सरकने लगी। ठीक है, ये जो गोंडवाना लैंड प्लेट है, उसमें से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो धीरे धीरे खिसकने लगी। वो उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष टकराई होगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से दूर होने लगी और ये यूरेशियन प्लेट इसके साथ टकराई होगी, ऐसा माना जाता है। कब? 5 करोड़ वर्ष पहले। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से टेथिस समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है, पहले सभी प्लेटें एक ही थी। ये जो सारी प्लेटें हैं, ठीक है, सारी प्लेटें हैं, वो एक ही थी, जिसका नाम पेंजिया था। पेंजिया। दरार होने से 2 हिस्सों में टूट गया। ठीक है, ये वाला पूरा भाग 2 हिस्सों में बट गया और बीच में समुद्र आ गया। बाद में फिर से इसमें दरारें हुई और कई हिस्सों में बट गए वो। उस दौरान आज जो हिमालय पर्वत है वो हिमालय नहीं था, वहाँ पर क्या था? सागर था, समुद्र था। लेकिन वो सागर अपक्ष और अपर्दन के कारण धीरे धीरे भरता गया। वहाँ पर निक्षेप भरते गए, धीरे धीरे वहाँ भू संगति हुई और हिमालय जैसे वलित, यहाँ हिमालय आया हुआ है, हिमालय जैसे वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय वलित पर्वत है। ठीक है, तो वलित पर्वतों की खासियत क्या है? तो इनकी खासियत यह है कि इनकी ऊंचाई, जो ऊंचाई है उसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है, हमेशा वो ऊंचाई बढ़ती रहती है। हिमालय में हमेशा वृद्धि होती है। और टर्शियरी युग में यह सभी घटना घटी थी। ठीक है, युग भी पूछे जाते हैं, तो टर्शियरी युग में यह घटना घटी थी। हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त अस्तित्व में आई। हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त अस्तित्व में आई। समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियां अपने साथ कांप की मिट्टी ले आई। ठीक है, कांप की मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे धीरे धीरे उत्तर तथा दक्षिण की ओर से जो नदियां बहकर आ रही थी वो अपने साथ कांप की मिट्टी ले आई। इस तरह हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बीच वर्तमान गंगा का मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बीच का जो भाग है वहाँ पर गंगा के मैदानी प्रदेश देखने को मिलते हैं। द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर निमज्जित यानी नीचे धंस गया। द्वीपकल्पीय अर्थात जैसे भारत का ये जो दक्षिणी भाग है इसके तीनों ओर समुद्र आए हुए हैं, तो इसे द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश कहते हैं।
तो द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भाग, ये वाला जो भाग है, इसमें एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे पठारी प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो टूटकर नीचे धंस गया, जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ। इस भूनिमज्जन के कारण ही पश्चिमी घाट एकदम स्पष्ट हो गया। ये वाला भाग जो है दक्षिण का, ये वाला भाग वो पश्चिमी घाट कहलाता है और ये पूर्वी घाट कहलाता है। भारतीय भूखंड में अनेक विविधताएं हैं। ठीक है, भारत का जो भूखंड है उसमें अनेक विविधताएं, कैसी विविधताएं हैं? उसमें पठारी प्रदेश आया हुआ है, शिखर आए हुए हैं, घाटियां हैं। ठीक है, उत्तरी भाग के मैदानों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं। उनकी कांप मिट्टी से ये मैदान बने हुए हैं। कांप मिट्टी किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदियाँ, गंगा की नदियाँ, ये आगे के चैप्टर में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश बहुत ही प्राचीनतम है। ठीक है, भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की दो धार स्वरूप पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह भारत विविधताओं से युक्त भूपृष्ठ वाला है। ठीक है, भारत में विविधताएं, भूखंड में विविधताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत विविधताओं से युक्त भूपृष्ठ वाला देश है। यदि आपको कुछ समझ में ना आए विद्यार्थियों, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब हम आगे की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।